विधानसभा चुनाव को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। हमारे हर सवाल का देना होगा जवाब। इस बार जनता किसे चुनेगी अपना नेता? विधानसभा चुनाव में कौन होगा जीत का असली हकदार? देखते रहें सरेराह न्यूज चैनल पर एनकाउंटर मनोज दादीच के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सरेराह न्यूज की खास पेशकश एनकाउंटर में। आज हमारे साथ हैं अजमेर के चिकित्सा क्षेत्र और ब्राह्मण समाज में अपनी अलग पहचान रखने वाले। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजमेर निजी चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी का। कुलदीप जी, हमारे कार्यक्रम एनकाउंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार। पिछले कई सालों से चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय डॉक्टर कुलदीप शर्मा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य भी हैं, जो हमेशा युवाओं की आवाज उठाने में आगे रहते हैं। इस बार अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से आपने भाजपा से दावेदारी जताई है। चिकित्सक रहते हुए आपके मन में राजनीति का भाव कैसे जगा, और आपको भाजपा प्रत्याशी अगर बनाती है तो आपका विजन क्या रहेगा डॉक्टर साहब? जो राजनीतिक क्षेत्र है वो तो मेरा हमेशा से ही एक चुनाव क्षेत्र रहा है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में आरएनटी मेडिकल कॉलेज जब मैं अपना पीजी कर रहा था तो मैं प्रेसिडेंट था डॉक्टर्स यूनियन का, और उसके बाद जब मैं केजीएमसी लखनऊ में था तो मैं सलाहकार था डॉक्टर यूनियन का, और जो भी वहाँ पर हड़तालें जो भी इस तरह के आंदोलन होते थे तो मैं लीड करता। और अभी मैं अजमेर में डॉक्टर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तो एक तरह से जो भले ही एक फुल फ्लेजेड राजनीति ना सही, लेकिन एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मेरी रही है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजनीति में भले ही मैं थोड़ा नया हूँ, लेकिन मैं सेवा नीति में पुराने समय से हूँ, और सेवा का कार्य मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ चिकित्सकीय सेवा से। तो ये दोनों चीजें ही एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और मैं इसलिए इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ। नहीं, आपने कहा भी कि भाई मैं राजनीति में नया हूँ लेकिन सेवा भाव में पुराना हूँ। बिल्कुल। तो राजनीति और सेवा भाव दोनों तालमेल तो खाते हैं। राजनीति बनी ही सेवा के लिए है। ये तो हम राज करने के लिए थोड़ी बनना चाह रहे हैं, हम तो सेवा करने के लिए आना चाह रहे हैं। और जिस भी आदमी से आप बात करना चाहते हैं राजनीति में क्यों आ रहे हैं, तो सेवा करने के लिए आ रहे हैं। हम ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं। अब कारण ये है कि राजनीति में सक्रिय होने का एक मुख्य मकसद ये है कि जो सेवा का दायरा बढ़ाना चाहते हैं हम। अभी मेरे पास पेशेंट आता है, 1-to-1 हम ट्रीटमेंट करते हैं, 1-to-1 बात करते हैं। अब अगर मान लो अजमेर में कोई बुलेट ट्रेन लानी है, या कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज लाना है, या कोई IIT IIM लाना है, तो मैं एज ए डॉक्टर पेशे में रहते हुए नहीं ला पाऊंगा। लेकिन अगर मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आता हूं, जो सेवा का ही एक विस्तृत रूप है, तो मैं ये सब काम को सक्रिय रूप से कर पाऊंगा। तो आपका विजन क्या रहेगा? जैसे आप मान लो प्रत्याशी के रूप में आपने दावेदारी भी ठोकी है, तो आपका विजन क्या रहेगा? अजमेर कैसा आप विधायक के? मेरा ये मानना है कि अजमेर को हिंदुस्तान के, भारत के प्रमुख 5 शहरों में होना चाहिए था, जबकि अजमेर नहीं है। वो 5 शहर कौन कौन से आप भी जानते हैं 5 महानगर कौन से हैं। अजमेर जो भारत की कभी राजधानी रहा हुआ है, और वो फिर से उस मुकाम तक पहुंचे, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मेरा जो भी प्रयास होगा इसी डायरेक्शन को लिए होगा। मेरा विजन जो ये है कि सबसे पहले तो रोजगार की जो है अवसर, अजमेर के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। रोजगार बढ़ेगा कैसा है? हम सब कहते हैं अजमेर में पानी की समस्या, इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती, रोजगार कैसे बढ़ेगा? सबसे पहली बात तो इंडस्ट्रीज की आती है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको पानी की जरूरत नहीं होती, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हार्डवेयर इंडस्ट्री, IT सेक्टर हो गया, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, ये सब डेवलप हुए, सब इन चीजों से डेवलप हुए। इनके लिए कोई विशेष पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये कोई ज्यादा अपना पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज हम अजमेर में ला सकते हैं, जिससे अजमेर को भी बाकी बड़े शहरों की तरह रोजगार के अवसर मिले। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप? बिल्कुल, सभी क्षेत्र की बात करता हूं मैं। सबसे पहले तो मैंने रोजगार के क्षेत्र की पहली बात करी अपनी। दूसरी, मैं चाहता हूं ये मेडिकल हब बने, मेडिकल टूरिज्म सेंटर बने अजमेर। मेडिकल टूरिज्म सेंटर बनने के लिए जैसे अपने पास एम्स, PGI जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स अगर हो, साथ ही साथ अजमेर में कितने विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, अपने नारेली के जैन तीर्थ हैं, अपने पास ख्वाजा साहब की दरगाह है, अपने इतना सुरम्य वातावरण है, इतना बढ़िया नेचुरल एनवायरनमेंट है, इन सब के साथ इतनी बढ़िया चिकित्सकों की टीम है। और अगर सिर्फ का तालमेल बना के हमें अगर सरकार की तरफ से सुविधा मिले तो मेडिकल टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, जिससे हमारे पास विदेशों से पेशेंट आए। जैसे अभी मिडिल ईस्ट से पेशेंट अगर हमारे पास दरगाह देखने आते हैं, साथ में अपना ऑपरेशन भी करा के जाएंगे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो ऑपरेशन यहाँ पर 50,000 रुपए के होते हैं, वो अमेरिका में 50 लाख रुपए के होते हैं। समझ रहे हैं? मतलब अमेरिका में इतना महंगा है, और मरीज वहां से चाहते हैं हमारे पास आके इलाज कराना।
और अगर हम उनको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करेंगे तो विदेशी मुद्रा आएगी भारत में, और जैसे विदेशों से लोग आएंगे इलाज कराने, हमारे होटल्स इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, हमारे टैक्सी वालों को फायदा मिलेगा, दुकानों वालों को फायदा मिलेगा। तो एक तरह से बड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा और इनकम का सोर्स बड़ा अच्छा जनरेट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं चाहता हूं, जैसे अजमेर में 12वीं तक की बड़ी अच्छी स्कूल्स है, विश्व प्रसिद्ध स्कूल्स है हमारे पास, देश विदेश से लोग, मेयो हो गया, इस तरह की बहुत सारी स्कूल्स है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, 12th के बाद में अच्छे सेंटर नहीं है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स अपने अजमेर में आने चाहिए, ताकि हमारे पास एक ऐसे कहने की बातें आए और बड़े बड़े इस तरह की रोजगारोन्मुखी शिक्षा अपने पास होनी चाहिए, ताकि अपन लोग अर्निंग के क्षेत्र में भी आगे जाए। साथ ही साथ बहुत सारी और चीजें, यातायात व्यवस्था हो गई, वो बेहतर सुचारू होनी चाहिए। और अपने पास इस तरह से जैसे हम मेडिकल हब और जो रोजगार हब बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बढ़िया यातायात व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पास एयरपोर्ट है, लेकिन उस एयरपोर्ट में इतनी ज्यादा आवाजाही नहीं है। हमारे पास हेलीकॉप्टर्स आने चाहिए, हेलीकॉप्टर्स की सुविधा होनी चाहिए, ताकि कोई आए, कोई इन्वेस्टर आए तो आराम से आए, आराम से जाए। तो ये सब सुविधाएं बढ़नी चाहिए। अपने साफ सफाई के मामले, जैसे इंदौर है, हम भारत में फर्स्ट रैंक पर आता है साफ सफाई के मामले में, तो हमारा अजमेर भी आ सकता है। हमारा छोटा शहर है, हमें फर्स्ट रैंक पे लाने में ज्यादा बड़ी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हमें सुचारू रूप से अगर हम काम करेंगे तो हम साफ सफाई फर्स्ट आ सकते हैं। किस समय पे उदयपुर जो शहर है वो सुंदरता में फर्स्ट रैंक का लाया हुआ, तो ये सब काम हम करेंगे। साफ सफाई की बात की, तो साफ सफाई में तो दोनों MLA भाजपा के हैं, या नगर निगम में बोर्ड भी भाजपा का है, तो फिर साफ सफाई में क्या लगता है आपको कि साफ सफाई क्यों नहीं हो पाती शहर? देखो, हर जगह कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही जाती है। अब सक्रिय रूप से हम जुड़ेंगे। अगर मान लीजिए गांधी जी थे, गांधी जी के समय पे भी सब कुछ ही था, गांधी जी ने खुद ने साफ सफाई का जब बीड़ा हाथ में लिया, अब मोदी जी ने साफ सफाई का बीड़ा हाथ में लिया, तो उस तरह से हम भी हाथ में लेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि अजमेर को साफ सफाई में भी हम इंदौर की तरह भारत का नंबर 1 बनाएं। पानी और सड़कों को लेकर क्या प्लानिंग रहेगी आपकी, कि यहाँ पे आज भी बीसलपुर बांध में है, यहाँ पास में ही है, और यहाँ का पानी 200 किलोमीटर दूर जा रहा है, बड़ी विडंबना है, डेली मिल रहा है, और अजमेर को आज 120। बड़ी विडंबना है इस बात की कि अजमेर जैसे बड़े शहर में, स्मार्ट सिटी में हम वो बातें कर रहे हैं जो आज के 50 साल पहले होनी चाहिए थी, कि पानी और सड़क की बातें आज इस समय पे जो हमें करनी पड़ रही है, ये हमारी एक सिचुएशन ऐसी ठीक नहीं है। सिचुएशन ऐसी बात हमें करने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि हमें बिजली, पानी, सड़क, सुविधाएं तो कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं, इनकी हमें बात करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि भले जैसे कई जगह ऐसी होती है सड़क टूट रही है, तो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, आगे सड़क बन रही है और पीछे एक भाई खोदने जा रहा है उसको। क्या बात है, नई सड़क मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये तालमेल का अभाव रहा मल्टी डिपार्टमेंट्स में। हम चाहते हैं कि जैसे मान लो कि पहले मीटिंग्स हो, सारे इंजीनियर से मीटिंग हो जाए अपने सभी लोगों से, और उसके बारे में एक खाका बना लिया जाए कि अपन ये काम करने जा रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के तालमेल बन के। और ये स्वाभाविक सी बात है, बड़ा काम नहीं है। तो इस तरह की सड़कें ऐसी बने जिसको एक आप 20 साल का प्लान लेके चले कि साहब ये बन गई सड़क, ये कम से कम 10-20 साल तक कहीं नहीं जाएगी। कहीं जरूरत पड़े सीमेंटेड सड़क की तो सीमेंटेड बनाए, और जो सीवरेज लाइन या जो पाइपलाइन है उसका ऐसा सिस्टम बने कि बार बार खोदना ना पड़े उस सिस्टम को, और किराया लें उससे, कि आप जिसको लाइन डालनी है उसका किराया लगेगा उसमें, और उसमें हम चैनल देंगे उसको। तो ये सब बहुत बेसिक सी बातें हैं जो कि एक अच्छे स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए, और जिसको हम भी कर सकते हैं। एलिवेटेड रोड को लेकर क्या कहेंगे आप? एलिवेटेड रोड के बारे में भी देखो, जो है कुछ जगह पर यातायात बाधित भी हो रहा है और कुछ जगह उससे फायदा भी पड़ा है। तो दोनों उसके प्लस माइनस पॉइंट्स है। फायदा तो ये पड़ा है कि भाई एक लंबी दूरी को एलिवेटेड रोड तो अजमेर की जरूरत थी, उसको थोड़ा और अगर बेहतर बना देते हम। खामियां देखो थोड़ी तो है ही। अपन उसमें क्या करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए मुझे विधायक बनने का मौका मिलता है, तो मैं जो एक्सपर्ट्स हैं, यातायात के एक्सपर्ट्स हैं, यातायात ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज हो गए, जो सिविल इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, उनसे चर्चा करके उसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं। आसपास में अगर थोड़ा सा हम एक्सटेंशन ले सकते हैं, या उस एलिवेटेड रोड को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े, या इस तरह की बातें जो एक्सपर्ट्स की राय से व्यापारियों ने तो सुझाव भी दिए थे, उस समय विरोध भी हुआ था, खूब प्रदर्शन भी हुआ था। देखिए जो भी बात है, हर चीज के लिए मैं खुद, जैसे मैं मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट हूं, मैं ये मानना चाहता हूं और ये बात जानता भी हूं कि जो एक्सपर्ट होता है उसकी राय को हम उसको मौका दें, उसकी राय कहने का। अभी हम कहने के टाइम उसको टाल देंगे, नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, तो वो राय भी नहीं देगा। हम उसको पूरा सम्मान दें जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, और उनकी राय लें और उनकी राय को समझें, और बाकी सब लोगों की जन भागीदारी करके अगर उस चीज को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो चीज कभी फेल नहीं होगी। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं जी, तो ब्राह्मण समाज आपके साथ एकजुट रहेगा? क्योंकि अभी उन्होंने सर्व समाज ने एक
बीड़ा उठाया है कि उन्होंने भाई परिवर्तन की भी मांग करी है, तो ब्राह्मण समाज को आप साथ लेकर। देखिए, मैं चिकित्सक हूँ, चिकित्सक का न कोई धर्म, न कोई जाति, न कोई समाज, पहली बात तो ये होती है। और ये बात है, फॉर्चुनेटली मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण समाज के लोगों का मेरे को समर्थन है। सब लोगों ने कई मीटिंग्स में, कई पेपर्स पे मुझे समर्थन दिया है और ये मैं खुश नसीब हूँ, खुश किस्मत हूँ कि सब लोगों ने मेरे पे भरोसा जताया है और सबने मुझे आशीर्वाद दिया है। साथ ही साथ अब फॉर्चुनेटली, या जैसे भी आप समझे, मेरी पत्नी महाजन समाज से है, वैश्य समाज से है, तो उनका भी मुझे समर्थन है। ये सहयोग जो है, ये मैं चिकित्सक की कुर्सी पे बैठ के बात करता हूं, तो मुझे न कोई जाति, न कोई धर्म, इन सब चीजों में कोई, सबका साथ और सबका विकास की एक आखिरी आदमी तक हमारी पहुंच होनी चाहिए और उसका डेवलपमेंट की हमें बात करनी। सिंधी समाज में कैसे पकड़ बनाएंगे फिर? देखिए, सभी हमारे भाई बंधु हैं, सभी हमारे साथी हैं। सिंधी समाज की भी मैं आपको खास करके एक अच्छी बात बताना चाहता हूं। सब समाजों के साथ साथ उनकी भी बात है कि वो भी एक तरह से प्रताड़ित रहे हैं विभाजन की विभीषिका के, वो प्रताड़ित रहे हैं। तो जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसके साथ सिंधी समाज हमेशा से रहा है और रहेगा। तो आप मान के चलिए, सिंधी समाज जो है वो बीजेपी के साथ हमेशा से रहा है और रहेगा। तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है और सिंधी समाज मेरा तन मन धन से साथ देगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर मुझे टिकट मिलती, देवनानी साहब भी मुझे जिताने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करेंगे। नहीं, मौजूदा विधायक जो हैं 4 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं। आपकी पर्सनली कभी मुलाकात ऐसी हुई उनसे कि भाई विधायक साहब, आपको मेरे शहर में ये चीजों की, अगर आप विकास के नाम पे कुछ करो? नहीं, विधायक साहब से मेरी मुलाकात काफी बार हुई है और जो हम कई बार कैंप करते हैं, मेडिकल कैंप, उनको भी हमने मुख्य अतिथि तौर पे बुलाया है और पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं। और मुझे जैसे ही टिकट मिलती है तो मुझे सबसे पहले उम्मीद यही होगी कि विधायक साहब मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और मुझे जीतने में पूरा सहयोग करेंगे और आगे जिस भी तरह की राजनीतिक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, मैं विधायक साहब से गाइडेंस लूंगा। तो टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय? टिकट क्यों नहीं मिलता है? पहले आपको क्यों लगा कि मुझे टिकट नहीं मिल सकता है? आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप भाजपा से, मुझमें आपको क्या कमी लगी कि मुझे टिकट ना मिले? भाई, मैंने कभी आपको भाजपा की पृष्ठभूमि में, कई कार्यक्रमों में, भाजपा के उन सब चीजों में साथ देखा नहीं। मेरे पिताजी 45 साल से संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने संघ के लिए समर्पित किया। खैर, ये अलग बात रही, संघ तो एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि हो गई। मैं खुद जो है, मैं 2014 से भाजपा का सक्रिय सदस्य रहा हूं। अब ये बात रही कि मैं अलग अलग शहरों में काम करा, मैं उदयपुर रहा, जयपुर रहा, लखनऊ रहा, अजमेर रहा, तो इसलिए एक शहर में मैं ज्यादा समय नहीं रह पाया। तो इसलिए भले ही आपको मेरी सक्रियता थोड़ी कम रही, लेकिन जहां भी मैं रहा, मैं सक्रिय रहा, अपने फील्ड में सक्रिय रहा और भाजपा के लिए हमने बहुत काम किया। 2014 के चुनाव में भी क्या पिछले साल भर से बैनर पोस्टर्स में आपके, या अभी आपने एक विजन भी जारी किया पेपर के माध्यम से, वो भी मैंने पढ़ा। तो इससे पहले मैंने अब कभी बैनर पोस्टर में आपकी, या देखिए, मैं ये जरूर आपसे कह रहा हूं, लगाते रहते हैं पार्टी के लोग। राजनीति, सक्रिय राजनीति में मैं भले ही नया हूं, लेकिन सेवा नीति में मैं नया नहीं हूं। और मैं जो टिकट की दावेदारी कर रहा हूं, इसी आधार पे कर रहा हूं कि मैं सेवा नीति में पुराना हूं और सेवा का कार्य से मैं सालों से जुड़ा हुआ हूं और लोगों से मेरी डायरेक्ट अप्रोच है। इतने लाखों लोगों से जो मेरे से अप्रोच की आप बात करो तो मैंने एक फोटो भी वायरल देखा आपका, अमित शाह जी के साथ भी आपके उसमें दिख रहे हैं कि भाई हाँ संबंध है। नहीं, वो अप्रोच अलग होती है, वो अप्रोच की बात है। वो तो देखो, जो काम करते हैं कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने काम किया। अमित शाह साहब का मेरे को मार्गदर्शन मिला हुआ है, इस तरह से और भी बहुत सारे नेताओं का मुझे मार्गदर्शन मिला। वो फोटो आपने देखी, जो बात अच्छी है। लेकिन मैं अप्रोच की दूसरी बात करना चाह रहा था। मेरा कहने का मकसद ये था कि जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास, एक विपरीत परिस्थिति में आते हैं, बड़े परेशान होकर आते हैं, और अगर आप उनका कुछ भला कर देते हैं तो उनकी तरफ से आपको पूरा सहयोग, पूरा समर्थन और पूरा साथ मिलता है। और ये मैंने महसूस किया है। मेरे साथ जो भी लोग घूमते हैं, बहुत सारे तो पेशेंट्स मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब, आपने जब ये फैसला कर ही लिया कि आपको राजनीति में आना है, तो हम आपके साथ तन मन धन से हैं। तो ये जो समर्थन लोगों को मिल रहा है, उसी के दम पे मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगी और मैं अच्छे वोटों से जीतूंगा। पर्यटक के क्षेत्र में आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अजमेर में पर्यटक आए और पर्यटक, अजमेर में जो विकास भी हो, यहाँ पे जो चीजें अजमेर में है, वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में नहीं है। अजमेर में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, जो केवल दुनिया में एक ही जगह पर है, और पर्यटकों की बाढ़ लगी रहती है यहाँ पे। लेकिन अगर सुविधाएं और मिले तो और भी लोगों को आने में, असुविधा अगर नहीं रहती तो बहुत लोग आएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो ख्वाजा साहब की दरगाह है, जो इसका बड़ा महत्व है, तो इसके लिए लोग, मिडिल ईस्ट से काफी लोग आते भी हैं। कई देशों के जो राष्ट्र प्रमुख आते हैं यहाँ पर अपनी
अपनी तरफ से जो भी मांग करने। ऐसी हमारे पास नारेली का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, तो जो हमारे पास सोनी जी की नसियां हैं, तो ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिनको पर्यटन के रूप में अगर विकसित करते हैं तो न केवल आय हमारी बढ़ेगी, बल्कि हमारे अजमेर की ख्याति भी देश विदेश तक पहुंचेगी। और जब लोग बाहर से आते हैं आपके देश में, तो आपके देश को हर चीज का डेवलपमेंट होता है, होटल इंडस्ट्री डेवलपमेंट होती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होता है, आपके लिए दुकानें चलती हैं, सब कुछ का, मेडिकल टूरिज्म आता है, तो सबका डेवलपमेंट आता है। एक साधे सब सदे। हाँ हाँ, एक सादे सब सदे जी। तो आपने चिकित्सा क्षेत्र भी बताया, शिक्षा क्षेत्र भी बताया, पर्यटन, बिजली, पानी, सड़कें। आपके मन में ऐसा क्या है कि और ऐसा कोई अजमेर के अंदर ऐसा किया जाए कि जिससे कि भाई अजमेर वासियों को लगे कि यार कुलदीप शर्मा भी कोई नाम है जो। देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई कुलदीप शर्मा कोई बहुत बड़ा आदमी है और ऐसा न कभी करने की चाह रही, न कभी मेरी ऐसी आकांक्षा रहेगी। मैं चाहता हूं कि हम छोटे छोटे ऐसे काम करें जिससे अजमेर की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी हो और अजमेर अपनी खोई हुई ख्याति को वापस प्राप्त कर सके। इसमें मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो पाएगा मैं कर रहा हूं और करूंगा। तो मतलब मूलभूत सुविधाएं तो जो है वो तो मिलनी ही चाहिए, वो तो पानी, बिजली, सड़क, वो तो सब चीजें। कैडर है अजमेर का, जो कैडर है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं कोई गांव की बात नहीं कर रहा हूं कि इसको पानी, बिजली, सड़क ये मिल जाए और काम हो जाए ना। जी जी। अजमेर का जो कैडर है, अजमेर की जो डिग्निटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। आपको मतलब बड़ा आपको सरप्राइजिंग होती है जब आपके पेशेंट्स आपसे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। ये इतना एजुकेशन का लेवल हाई अजमेर के लोगों का है और उनको आप टूटी फूटी सड़कों पे, खड्डों पे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ये उनके साथ एक तरह से जाती है, अत्याचार है उन पे ये। तो उसका जो स्टैंडर्ड है, अजमेर के लोगों का जो स्टैंडर्ड है, उसको तो हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा कम से कम। नहीं, अभी जैसे गहलोत साहब ने एक के बाद एक स्ट्रोक खेले, अभी मास्टर स्ट्रोक या हेडमास्टर स्ट्रोक भी खेला उन्होंने कि 53 जिले राजस्थान में पहले बार देखने को मिला। तो उनकी चिरंजीवी योजनाएं हैं। मैं सबकी तो बात कर पार्टी रहा हूं। को कार्टून बन रहे हैं कि जिला ले लो, जिला ले लो, रेडियो पे बिक रहे जिले, तो ये कंडीशन तो उनकी जिला की है। मजाक बन रहा है, मजाक बना दिया उन्होंने। अब जिला लोग मांग नहीं रहे, सब कह रहे हैं, ऐसे व्यंग आते हैं अखबारों में। मैंने नहीं बनाया, ये अखबारों के व्यंग है। जिसके पास भी 5-7 बीघा का खेत है तो जिला के लिए अप्लाई कर सकता है, तो ये मजाक बना दिया जिले का उन्होंने एक तो। खैर ये बातें छोड़िए, मैं जो आपको योजना की बता रहा हूँ, चिरंजीवी योजना की आप बात करें, 25 लाख रुपए योजना है। डॉक्टर हैं तो अब आप कम से कम, अब आपको मैं उसके बारे में जानकर एक बड़ा आपको सरप्राइजिंगली जानकारी होगी। मैं ये कहता हूं कि ये योजना है मोदी जी की। ये सारा मामला मोदी जी का है, जिसका पैकेजिंग बदल दी गई है। ये कैसे? अब मैं आपको देशी भाषा में समझाता हूं। सपोज 100 रुपए मोदी जी ने दिए, 100 रुपए गहलोत साहब ने दिए, 200 रुपये मिलके राजस्थान के हेल्थ सिस्टम पे लगे। अब 100 रुपए सारे प्राइवेट सिस्टम में लगे, 100 रुपए सरकारी सिस्टम में लगे। सरकारी वाले पैसे वापस सरकार के पास आ गए, तो पैसा किसका लगा? ये तो मोदी सरकार का ही, मोदी सरकार का लगा पैसा। और बढ़ाई कौन पा रहा है? सरकारी अस्पताल पहले ही फ्री थे, आज उनमें पैसा क्यों लग रहा है? ऑपरेशन के पैकेज क्यों कट रहे हैं? जो बीमा कंपनियां वो ऑपरेशन के पैकेज क्यों ले रही है? आज एक ऑपरेशन होता है, सपोज सरकारी अस्पताल में 25,000 रुपए में हो रहा है, प्राइवेट में 25,000 रुपए में हो रहा है। वो 25,000 में क्यों हो रहा है सरकारी में, वो जो फ्री था पहले से भी? तो वो पैसा तो वापस घूम के आ गया ना सरकार के पास। तो योजना किसकी हुई है? मोदी जी की योजना हुई। तो जो भी हेल्थ योजना है, ये जो भी हम कह रहे हैं चिरंजीवी योजना, ये सब है मोदी जी का पैसा लग रहा है और मोदी जी के नाम से इसको जाना जाना चाहिए। किसानों का जो ऋण माफी है, आपके ये कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 दिन मोबाइल फोन भी वितरित कर रहे हैं। वो बंद हो रहे हैं, मोबाइल फोन सिस्टम बंद हो रहे हैं उनके, किसी के ब्लास्ट हो रहे हैं, रोज रोज नई नई खबरें आ रही है। हमें तो खुशी है कि इस तरह की कोई योजना का हमने फायदा न लिया, ताकि कल को जेब में फोन पड़ा और ब्लास्ट हो जाए। इस तरह की जो सूचनाएं जो अखबारों में आती है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था, तो खुशकिस्मत हूं कि इस तरह की योजना में मैं शामिल नहीं रहा और मेरे परिवार का कोई सदस्य इस योजना में शामिल नहीं रहा। आज भाजपा ने पत्ते खोले हैं, पहले बार 41, सबसे पहले भाजपा ने ही खोले हैं पत्ते। बिल्कुल। 41 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है, कई सांसदों के नाम भी सूची में आए हैं। तो आपको उम्मीद है भाई मेरा भी नाम सेकंड लिस्ट में? जैसे लिस्ट आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा नाम उस लिस्ट में जरूर, अजमेर का जब नाम आएगा तो मेरा नाम लिस्ट में प्रमुखता से आएगा, फर्स्ट नंबर पे मेरा ही नाम आएगा और मैं ही प्रत्याशी के तौर पे भाजपा की तरफ से प्रस्तुत किया जाऊंगा और कम से कम मतलब 20-25 हजार वोटों से कम अजमेर में विजय हम हासिल करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे जो लंबी चर्चा करी, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप विधायक बनो, अजमेर का विकास करो और इसका नाम वापस से, जैसे ए फॉर एप्पल में है, ABCD में सबसे पहले ए है, वैसे अजमेर का नाम देश के नक्शे पर, पटल पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों,
हम ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम एनकाउंटर के तहत किसी अगली शख्सियत से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।